हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 15 फरवरी 2017 को इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं ऑप्शंस में। ए ऑप्शन में 108, बी में 104, सी में बताया जा रहा है 106 और डी ऑप्शन में बताया जा रहा है 110। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी 104। तो 15 फरवरी 2017 को इसरो के PSLV C-37 जो उपग्रह उसने जो प्रक्षेपित किए हैं उनकी संख्या है स्टूडेंट्स 104। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं ऑप्शंस के रूप में। जैसे ए में बताया जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका क्या अनियमित या षटकोणीय होता है। बी शल्कीय उपकला में ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सी संयोजी ऊतक में इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। या डी अस्थि कोशिकाओं में इस तरीके की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो अनियमित होती हैं या षटकोणीय होती है। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी शल्कीय उपकला। तो जो शल्कीय उपकला होती हैं स्टूडेंट्स वो अनियमित या षटकोणीय होती हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि इन जलीय विलयनों में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर कुछ जलीय विलयन बताए गए हैं। जैसे ए सोडियम कार्बोनेट, बी पर बताया जा रहा है कॉपर सल्फेट, सी पर है दूध और डी पर है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इन जलीय विलयनों में से कौन सा वो विलयन है जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो सही आंसर जल्दी से आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी दूध। तो जो दूध है, ठीक है, जो जलीय विलयन है एक तरीके का, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा स्टूडेंट्स। अब टिंडल प्रभाव होता क्या है इसके भी बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है जब प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश की किरण या प्रकाश किसी कोलाइडी जो माध्यम होता है, कोलाइडी माध्यम में से गुजरता है जब प्रकाश, तो प्रकाश का स्टूडेंट्स प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, प्रकीर्णन होता है। और इस कारण से क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण जो प्रकाश का जो मार्ग होता है वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश की इस घटना को स्टूडेंट्स टिंडल प्रभाव बोला जाता है या कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 हमारा कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है। प्ररोह को हम कह सकते हैं तना। ठीक है, तो ए रसो अनुवर्तन, बी जलानुवर्तन, सी प्रकाशानुवर्तन या डी गुरुत्वानुवर्तन। यानी प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है तो गति क्या कहलाती है, उस गति को क्या बोला जाता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी प्रकाशानुवर्तन। यानी प्रकाश की ओर प्ररोह की जो गति होती है, उस गति को हम बोलते हैं स्टूडेंट प्रकाशानुवर्तन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है कि धातु की छड़ें द्रव में डूबी होती हैं जिनसे बैटरियों को परिपथ में संलग्नित किया जाता है कहलाता है। तो उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स। जो धातु की छड़ें द्रव में डूबी होती हैं और जिनसे बैटरियों को परिपथ में संलग्नित किया जाता है उनको क्या बोला जाता है। ए विद्युत अपघटन बोला जाता है, बी विद्युत अपघट्य कहा जाता है,
सी इलेक्ट्रोड कहा जाता है या डी विद्युत रोधक कहा जाता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें और अब हम इसका आंसर देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी इलेक्ट्रोड कहा जाता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो धातु की छड़ें जो दम में डूबी होती हैं और जिनसे बैटरियों को परिपथ में संलग्नित किया जाता है उनको स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड कहा जाता है या वो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिक के चिन्ह तथा नाम दिए गए हैं, गलत जोड़ी को संकेत करें। यहाँ पर हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उन समस्थानिकों के चिन्ह दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो गलत संकेत प्रदर्शित कर रहा है। तो ए पर है 1H3 जिसे बोला जाता है ट्राइटियम, बी 1H2 ड्यूटेरियम, सी 1D2 ड्यूटेरियम और डी 1H1 प्रोटियम। तो कौन सा जो ऑप्शन है जो गलत संकेत जिसमें प्रदर्शित किया गया है उस गलत जोड़ी को हमें बाहर करना है अपने उत्तर के रूप में। तो सही आंसर क्या है अब हम देखते हैं इसका सही आंसर। आप भी जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी 1D2 जो ड्यूटेरियम जो ऑप्शन सी में बताया जा रहा है ये स्टूडेंट्स ये गलत संकेत है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम जिसका सूत्र होता है 1H2 और तीसरा होता है ट्राइटियम जिसका सूत्र होता है 1H3। जबकि जो 1D2 जो दिया गया है ऑप्शन सी में ये गलत संकेत है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन है कि जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। तो जो जेट हवाई जहाज़ होते हैं उनमें जो प्रयुक्त होने वाला ईंधन है वो क्या है। ए डीजल है, बी कैरोसिन है, सी CNG है या डी पेट्रोल है। इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि हवाई जहाज़ जो होते हैं जेट हवाई जहाज़ उनमें प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी कैरोसिन। तो जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला जो ईंधन है स्टूडेंट्स वो ईंधन कहलाता है आपका कैरोसिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 8वां क्वेश्चन हमारा कि अस्थायी चुंबक निम्न से बने होते हैं। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं। ए स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, बी मृदु लोहा से बने होते हैं, सी स्टील से बने होते हैं और डी तांबा से बने होते हैं। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी मृदु लोहा, यानी कि जो भी अस्थायी चुंबक होते हैं वो स्टूडेंट्स बने होते हैं मृदु लोहे के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब, यानी हम जैसे पहाड़ों की चोटी पर पहुंचते जाते हैं या ऊंचे पहाड़ों के जो शीर्ष होता है उस पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कैसा होता है। ए बढ़ता है, बी स्थिर रहता है, सी घटता है फिर बढ़ता है या डी घटता है। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करो और अब हम इसका आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, यानी कि ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो स्टूडेंट्स घटता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 10 क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव होता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सदैव उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। ए हासित होती है, बी प्रतिलोमित होती है, सी परिवर्धित होती है या डी ऊर्ध्वशीर्षी होती है। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी ऊर्ध्वशीर्षी होती है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो स्टूडेंट वो सदैव होता है ऊर्ध्वशीर्षी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है कि एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है तो इससे निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा। अगर पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव है या अनुपस्थित है तो इससे कौन सा कार्य जो प्रभावित होगा स्टूडेंट्स। ए प्रजनन प्रभावित होगा या बी श्वसन प्रभावित होगा या सी भोजन का उत्पादन प्रभावित होगा या डी भंडारण प्रभावित होगा। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर बताने वाले हैं आपको। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी भोजन का उत्पादन, यानी कि अगर कोई पादप कोशिका है और उसमें हरित लवक का अगर अभाव है स्टूडेंट्स तो जो भोजन का उत्पादन है वो कार्य स्टूडेंट्स क्या होगा प्रभावित होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आमाशय की आंतरिक स्तर निम्न में से किस एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होती है। यानी हमारे जो स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेशन होता है।
तो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए या उसके प्रभाव से बचाने के लिए जो हमारे आमाशय के आंतरिक जो स्तर होता है वो किससे स्तरित रहता है, उस मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन सहायक होता है हमारे आमाशय के आंतरिक स्तर में। तो ए है पित्त, बी पेप्सिन, सी श्लेष्मा या डी लारदार एमिलेज। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी श्लेष्मा, यानी आमाशय की जो आंतरिक स्तर होता है वो क्या होता है, वो श्लेष्मा के द्वारा, श्लेष्मा जो होती है, श्लेष्मा के द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अभिक्रिया से उसको क्या करता है, सुरक्षित करता है। आमाशय की जो आंतरिक स्तर होता है तो वो आंतरिक स्तर को जो श्लेष्मा होता है वो श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से उसे सुरक्षित रखता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन हमारा कि हेपेटाइटिस के कारण होता है। हेपेटाइटिस जो है वो किसके कारण होता है, ए जीवाणु के कारण होता है, बी कवक के कारण होता है, या सी विषाणु के कारण होता है, या डी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये होता किसके कारण है, जल्दी से आप आंसर नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी विषाणु। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो स्टूडेंट्स विषाणु के कारण होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 14वां क्वेश्चन है हमारा कि आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनाइन हमेशा से जुड़ा होता है, यानी जो एडेनाइन होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है, ए ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है, बी साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, सी यूरेसिल के साथ जुड़ा होता है, या डी थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। तो देखना है हमें इसका आंसर क्या है। तो जल्दी से नोट डाउन करो अपना आंसर। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी थाइमिन, यानी आधार युग्मन नियम के अनुसार जो एडेनाइन होता है वो हमेशा स्टूडेंट्स थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है कि वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो प्रजातियों के सततीकरण या अवधि वर्धन में मदद करती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ए परिचालन बोला जाता है, बी प्रजनन कहा जाता है, सी पाचन कहा जाता है, डी श्वसन कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, उस प्रक्रिया को बोला जाता है, उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को स्टूडेंट्स बोला जाता है प्रजनन, जो प्रजातियों का सततीकरण या अवधि वर्धन में मदद करती है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 16। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, ए नाभिक में होता है, बी राइबोसोम में होता है, सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और डी गोल्जी उपकरण में होता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। और अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी राइबोसोम, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो स्टूडेंट्स होता है राइबोसोम में स्टूडेंट्स। अब जो राइबोसोम है इसकी जो खोज की गई थी स्टूडेंट्स पैलाडे द्वारा की गई थी। इसकी खोज पैलाडे इसकी खोज करता है और उन्होंने इसकी खोज 1955 ईस्वी में की थी। और स्टूडेंट इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ये होता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है ये राइबोसोम। यानी ये एक तरीके से कहें अगर हम ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें, उत्पादन स्थल है ये प्रोटीन का राइबोसोम। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। प्रोटीन फैक्ट्री अगर क्वेश्चन बनकर के आता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, राइबोसोम को अपने आंसर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।